नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं बोर्न ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन के बारे में कि बोर्न ओपेनहीमर समीकरण क्या है। इससे पहले जो है हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विभिन्न प्रकार के जो है मैंने अध्ययन किया कि स्पेक्ट्रम किस किस प्रकार के होते हैं। आज हम जो है बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन या बोर्न ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। कोई भी जो अणु होता है उस अणु की जो ऊर्जा है उसको मुख्य रूप से बोर्न ओपेनहीमर समीकरण के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो बोर्न ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन है उसके अनुसार किसी भी अणु की जो टोटल एनर्जी है कुल मिलाकर के 4 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। और कौन कौन सी ऊर्जा के बराबर? टोटल जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये इन 4 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है टोटल ऊर्जा। यानी कि ई टोटल जो है वो होगा ई ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशन और ई इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इनमें से जो स्थानांतरण ऊर्जा है ये ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है, क्वांटाइज्ड नहीं होती है और इसका मान बहुत कम होता है। इसलिए किसी भी जो अणु की ऊर्जा है उसको हम 3 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर मान सकते हैं। यानी कि ई टोटल जो है वो हो जाती है ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल और ई इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इनके योग के बराबर हो जाती है, जिसे हम बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन या बोर्न ओपेनहीमर समीकरण कहते हैं। इन ऊर्जाओं की यदि हम बात करें तो इन ऊर्जाओं का क्रम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो ऊर्जा है वो ई जो है सबसे अधिक, उससे कम ई वाइब्रेशनल और देन जो है ई रोटेशनल होती है। जिस प्रकार किसी भी परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा क्वांटीकृत होती है उसी प्रकार अणु में भी ये तीनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, वाइब्रेशन की, रोटेशन की और इलेक्ट्रॉनिक, ये भी क्वांटीकृत होती है। अणु की जो घूर्णन ऊर्जा का मान है वो घूर्णन क्वांटम संख्या J से निर्धारित होता है, जबकि कंपन ऊर्जा का मान जो है वो कंपन क्वांटम संख्या V से और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का जो मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है या n से निर्धारित होता है। ये तीनों प्रकार की ऊर्जाओं की यदि बात करें हम तो ई रोटेशनल जो है इसका मान होता है J इंटू J+1 इंटू H² अपॉन 8 पाई स्क्वायर I। ये जो है ई रोटेशनल किसी भी अणु की घूर्णन ऊर्जा का मान जो है इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। जबकि ई वाइब्रेशन जो है कंपन ऊर्जा होती है V+1/2 इंटू H/2 पाई इंटू √k/μ। और ई इलेक्ट्रॉनिक जो ऊर्जा है उसका मान होता है -2 पाई स्क्वायर ME⁴ Z² अपॉन n² H²। ये जो है किसी भी अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान होता है। यहाँ यदि हम बात करें तो I जो कि ई रोटेशनल में है, K जो कि ई वाइब्रेशनल एनर्जी में है और μ जो कि आपका ई वाइब्रेशनल एनर्जी में है और K जो है आपका ई इलेक्ट्रॉनिक में है। तो इनका जो मान है वो अणु के जड़त्वाघूर्ण, यानी कि I जो है जड़त्वाघूर्ण है, K आपका बल नियतांक है और μ जो है वो रिड्यूस्ड मास है, सम्मानित द्रव्यमान है। अब हम जो है इसकी बात करते हैं कि ये जो ऊर्जाएं जो हैं वो किस तरह से आपस में क्वांटाइज्ड होती है। इस डायग्राम से जो है हम आसानी से जो है ये बता सकते हैं
कि कोई भी जो अणु होता है उस अणु में तीनों प्रकार की ऊर्जाएं, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और रोटेशनल ऊर्जा, इसमें यदि हम बात करें तो प्रत्येक जो अणु है उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर संबंध होते हैं। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, E1 N1 बराबर 1 के लिए E1, E2 ऊर्जा स्तर के लिए N बराबर 2 और E3 जो है वो आपका तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। इसी तरह से आगे जो है ये विभाजित होता है। प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है वो जो है आपका वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों में बटा हुआ होता है, यानी कि जो कंपन ऊर्जा स्तर हैं उनका मान इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से कम होता है। और ये होता है जैसे हमने इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पहला जो N1 बराबर 1 यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर जो है वो न्यू बराबर 0, V0, V1, V2, V3 में बटा हुआ है जिसका मान कम है। और प्रत्येक जो वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर है, प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर जो है और छोटे जो है घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटा हुआ है। जैसे प्रत्येक वाइब्रेशनल उसकी यदि हम बात करें तो प्रत्येक जो वाइब्रेशनल लेवल है वो आपका घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटा हुआ है। और घूर्णन ऊर्जा स्तर जैसे घूर्णन ऊर्जा स्तर 0, 1, 2, 3 और इसी तरह से प्रत्येक वाइब्रेशनल जो ऊर्जा लेवल है वो इनमें छोटे जो है घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटे हुए हैं। अब यदि कोई किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है, अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनर्जी लेवल या एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में जाता है तो फिर उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। यानी कि जैसा आपने इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है E1 से और E2 में जा रहा है, तो E1 से E2 एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन यदि जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। और इसमें जो है न्यू बराबर 0, V0 और आगे जो है E2 के भी 0 में जा रहा है और जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है वो भी अपरिवर्तित है। यानी कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर जो है बदल रहे हैं, क्योंकि घूर्णन ऊर्जा स्तर और कंपन ऊर्जा स्तर जो है वो अपरिवर्तित है। दूसरे प्रकार का जो ट्रांजिशन दिखाया गया है वो जो है उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, यानी कि एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में जा रहा है। और इसमें साथ ही जो है एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में भी जा रहा है। इसलिए इसे हम जो है वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन कहते हैं। और ये जो तीसरे प्रकार का जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन केवल एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जा रहा है, इसे हम प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये जो है किसी भी अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि कोई भी जो परमाणु है उस परमाणु या अणु में जो है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर और घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर जो है उनका ऊर्जा अंतर अधिक होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर और छोटे जो है कंपन ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं और कंपन ऊर्जा स्तर जो है वो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटे रहते हैं। अब जो है हम बात करेंगे बैंड स्पेक्ट्रमों के वर्गीकरण के बारे में कि बैंड जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हम जानते हैं कि अणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं और ये जो बैंड स्पेक्ट्रम है इनका वर्गीकरण पर हम विचार करेंगे। और बैंड स्पेक्ट्रमों का वर्गीकरण उन्हें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आणविक ऊर्जाओं के आधार पर किया जाता है कि कोई भी जो स्पेक्ट्रम हम उत्पन्न कर रहे हैं तो उसके लिए ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी, उसी आधार पर जो है बैंड स्पेक्ट्रम अलग अलग प्रकार के हैं। जिसमें सबसे पहला है घूर्णन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है या घूर्णन जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ट्रांजिशन या अणु जो है उसका ट्रांजिशन एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में
होता है। इसमें जो दी गई जो ऊर्जा है वो अणु के घूर्णन उत्पन्न कर सकती है और हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। ये अणु के जो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में जो संक्रमण है इसके लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लगभग 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी कम ऊर्जा भी अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है। और अणु का एक ही कंपन ऊर्जा स्तर एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में संक्रमण हो जाता है। यदि इतनी ऊर्जा का हो तो एक ही कंपन यानी कि कंपन ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहता है और अणु एक घूर्णन कंपन स्तर से दूसरे घूर्णन कंपन स्तर में चला जाता है। और ये शुद्ध घूर्णन संक्रमण घूर्णन स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम जो है माइक्रोवेव क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए जो प्राप्त होते हैं वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है और इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू ±1। दूसरे प्रकार का जो बैंड स्पेक्ट्रम या आणविक स्पेक्ट्रम है वो होता है कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। दूसरे प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो है आपका कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अणु की कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है और अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहता है। एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होते हैं, अतः कंपन संक्रमण कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं। यानी कि कंपन संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होते हैं, जैसा अभी हमने उस डायग्राम में आपको बताया था। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र से अवशोषित की जाती है। इसीलिए कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने की जो तकनीक है या जो विधि है उसे हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है या कंपन घूर्णन जो स्पेक्ट्रा है इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा V इज इक्वल टू ±1 और डेल्टा J बराबर ±1। क्योंकि कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में दोनों प्रकार के घूर्णन होते हैं, यानी कि कंपन संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी पाया जाता है। जो अगले प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें अणु का एक जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है उससे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। और इस तरह का जो संक्रमण है इसके लिए जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो है 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आवश्यक होती है। ये जो स्पेक्ट्रम है जो कि 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अवशोषण से उत्पन्न होता है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र में बनते हैं, इसीलिए इन्हें UV या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। कुल मिलाकर के जो बैंड स्पेक्ट्रम है इसमें हम 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम और उन कैसे प्राप्त करते हैं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि घूर्णन जो स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से प्राप्त होता है और ये कौन से प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम आगे जो है अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है हम अध्ययन करेंगे और साथ ही जो है UV और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके बारे में भी हम इस अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इसमें जो है हमने ये अध्ययन किया है यानी कि बोर्न ओपेनहावर
अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा है और किस तरह से जो है विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा और विभिन्न प्रकार के बैंड स्पेक्ट्रमों की भी जानकारी प्राप्त की। आज के लिए जो है इतना ही, और अगले अध्याय में जो है अगले जो वीडियो है उसमें हम अध्ययन करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूँ कहीं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। धन्यवाद।